बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शाहज़ेब खान कसूरिया। और आप लोगों की खिदमत में मैं हाज़िर हूँ शाहज़ेब खान कसूरिया। आज एक नई रिएक्शन वीडियो लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुए हैं। थंबनेल देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम पश्तून चुके हुए हैं। हम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं भी पश्तून हूँ। कि पश्तूनों ने जो कश्मीर पे हमला किया था और कश्मीर की आज़ादी के लिए कोशा थे और कश्मीर को आज़ाद करने के बारे में सोच रहे थे। ये क्या वाक़या था, किस तरह हुआ था, क्या था। ये जो आज़ाद कश्मीर है पाकिस्तान के साथ, उन्होंने ये आज़ाद किया, बाकी जम्मू कश्मीर रह गया। उनके बारे में क्या वाक़यात थे वहाँ पे, क्या क्या हुआ था, उसके बारे में हम वीडियो देखेंगे, उस पर रिएक्शन देंगे। लेकिन ज़्यादा देर आप लोगों का वक्त नहीं लेंगे। जाने से पहले आप लोगों से वही गुजारिश करेंगे कि मेरी इस चैनल शाहज़ेब खान कसूरिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करें। वीडियो की डिटेल में जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह के वाक़यात थे। तो चलो दोस्तों चलते हैं। वालेकुम दोस्तों, अगर तारीख के सफ़ात उल्टे जाए तो पता चलता है कि पश्तूनों ने बिला गरज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी होने की हैसियत से कश्मीर की जंग लड़ी। इन्होंने श्रीनगर तक का इलाका फतह कर लिया था, लेकिन बदकिस्मती से इनको वापस बुलाए जाने के बाद उस इलाके पर वापस हिंदुस्तान ने कब्जा कर लिया। 3 जून 1947 की तकसीम के मुताबिक बरसगीर में 565 नवाबी रियासतों को हुक्म मिला था कि पाकिस्तान या हिंदुस्तान के साथ मुस्लिम या हिंदू अक्सरियत की बुनियाद पर शामिल हो जाए और अगर चाहे तो अपनी जुदागाना हैसियत बरकरार रखे। उसके बाद जम्मू और कश्मीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान के साथ शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन इन रियासतों के हिंदू हुक्मरान महाराजा हरि सिंह एक खुद मुख्तार रियासत के मुतमन्नी थे। ऐसे में कश्मीरी मुसलमानों की जोर पकड़ती तहरीक देखकर हरि सिंह इस कदर खौफजदा हुए कि पाकिस्तान पर हिंदुस्तान को फौकियत देते हुए अक्टूबर 1947 में इल्हाक का फैसला सुना दिया। 15 अगस्त 1947 को पूंछ में चंद कश्मीरी मुसलमानों ने पाकिस्तान का झंडा लगाकर उसके साथ इल्हाक के नारे लगाए, जिस पर पुलिस और उन लोगों के दरमियान लड़ाई के नतीजे में कुछ हलाकतें हुई। इस वाक़े के बाद कश्मीरी मुसलमानों की तहरीक मजीद जोर पकड़ती गई और बलाखिर 12 सितंबर को वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने अस्करी और सिविलियन हुकाम के साथ इजलास में जम्मू और कश्मीर के बागियों की मदद करने और पश्तूनों को वहां भेजने की हिदायत दी। बरतानवी राज से आजादी हासिल करने के बाद पाकिस्तान के हिस्से में तकरीबन 1.5 लाख फौज और कुछ बुसीदा हथियार आए। नुज़ायदा पाकिस्तान अभी संभलने भी नहीं पाया था कि उसे कश्मीर की पहली जंग का सामना करना पड़ा। ऐसे में पाकिस्तान ने हमेशा मुसल्ला रहने वाले पश्तूनों से मदद की दरख्वास्त की, क्योंकि वो अक्सर जंगों का हिस्सा रहे थे। पश्तूनों ने दरख्वास्त कबूल की और लश्करों की सूरत में कश्मीर रवाना हुए। उस जमाने में सूबे सरहद मौजूदा सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अब्दुल कयूम खान खुद कश्मीरी थे। उन्होंने इस मामले में जाती दिलचस्पी ली और मुस्तैदी दिखाते हुए पश्तूनों के मकामी आमादीन को लश्कर तैयार कराने का पैगाम भिजवाया। उस वक्त के डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन मोहम्मद शेर खान थे, जिनका ताल्लुक जिला सवाबी से था। उन्होंने 4 सदा अतमानजों के मोहम्मद अकबर खान को कश्मीर में लड़ने वाले सिपाहियों की क़ियादत सौंप दी। अकबर खान बाद में मेजर जनरल के ओहदे पर फायज हुए थे। पश्तूनों के लश्करों में साबिक फाटा के महसूद वजीर, मैंगल अफरीदी, खटक और अफगानिस्तान से सुलेमान खेल, पेवेंदा जाजियान और मोहम्मद से हाजी तरंगज़ई के बेटों की सरबराही में लश्कर तैयार हुए थे। दूसरी जानिब नवाब आफ दीर ने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया। इनके अलावा खटक कबीले के लश्कर और सवाबी, सवात और मर्दान के यूसुफजई कबीलों के अलग लश्कर तैयार हुए। उनमें दूसरी जंग अजीम के तजुर्बाकार साबका फौजी भी शामिल थे। मुकामी कायदीन कम उबेश 1000 जंगजू का लश्कर तैयार कराकर रावलपिंडी भेजे गए और वहां इन लोगों को दस्तों की शक्ल में मुनज़्ज़म करके आगे भेज दिया जाता था। ये लोग असलहा और कारतूस भी अपने हमरा लाए थे, जबकि ट्रांसपोर्ट, कुछ इजाफी हथियार और कारतूस फौज की जानिब से भी मुहैया
की गई। उनके खाने पीने और रहने का बंदोबस्त भी उनका अपना होता था। इसी हालत में ये पश्तून 1 साल तक लड़ते रहे, यहाँ तक कि मोहम्मद अकबर खान को कमांडर इन चीफ की जानिब से इत्तला मिली कि जंग रोक दी जाए। इस पर न सिर्फ अकबर खान बल्कि बहुत सारे कबायली सख्त नाराज हुए। उनका ख्याल था कि श्रीनगर उनसे सिर्फ चंद मील के फासले पर था, लिहाजा उन्हें जंग जारी रखने दी जाए, क्योंकि उनके ख्याल में वो पूरे जम्मू और कश्मीर पर कब्जा करने की अहलियत रखते हैं। महाराजा हरि सिंह ने इंडिया से मदद की दरखास्त की, जिसके जवाब में हिंदुस्तान ने इल्हाक का मुतालबा किया ताकि उन्हें कश्मीर में दाखिल होने का कानूनी इजाजतनामा मिल सके। हिंदुस्तानी फौज के पहले फील्ड मार्शल सीम मानक शाह, जो बाद डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन तैनात हुए, जम्मू और कश्मीर की नवाबी रियासत के वक्तों की याददाश्त ताज़ा करते हुए बताते हैं कि उन्हें ब्यूरोक्रेट वीपी मेनन के हमरा कश्मीर भेजा गया ताकि वो हालात का जायजा ले और मेनन महाराजा से इल्हाक के मुसव्वदे पर दस्तखत वसूल करे। मानक शाह बताते हैं कि जब वो श्रीनगर महाराजा के महल में पहुंचे तो अजीब सूरत हाल देखी। महल के एक कमरे में बहुत सारे कीमती जवाहरात की पैकिंग हो रही थी और महाराजा एक कमरे से दूसरे कमरे में चहलकदमी करते जा रहे थे और कह रहे थे, ठीक है, अगर इंडिया मदद नहीं करता तो मैं खुद अपने सिपाहियों के साथ लड़ूंगा। बलाखिर उन्होंने इल्हाक के मुसव्वदे पर दस्तखत किए और हम वापस चले गए। इस दौरान मैंने कबाइल के मुतालिक मालूमात की तो पता चला कि वो श्रीनगर से सिर्फ 8 या 9 किलोमीटर के फासले पर पहुंच चुके थे। उस वक्त तक इंडिया और पाकिस्तान की फौज तकसीम नहीं हुई थी। नवंबर के इख्तिताम तक ज्यादातर कबाइलियों को ओडी के रास्ते वापस बुला लिया गया था। ये वो इलाका है जहां दरियाई झेलम का पाट तंग हो जाता है और वहां दिफा आसान है। उसके फौरन बाद सर्दियों की बर्फ पड़ गई, जिससे मुजफ्फराबाद की जानिब इंडिया की पेशकदमी रुक गई। यहाँ वो लकीर खींची गई जो कश्मीर को इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तकसीम करती है। सन 1948 के मौसम बहार में पाकिस्तानी फोर्सेस ने बकायदा इस मुकाम पर आकर सरहद का इंतजाम संभाला था। कश्मीर जंग में सवाबी यूसुफजई कबीले के मोहम्मद जमान खान भी पश्तूनों के एक लश्कर की क़ियादत कर रहे थे। मरहूम के भाई मोहम्मद अयाज खान कश्मीर जंग के हवाले से अपनी यादाश्तें बांटते हुए कहते हैं कि किस तरह पश्तून कदम ब कदम मुजफ्फराबाद से आगे बढ़ते हुए बारामौला तक पहुंच गए थे। वो कहते हैं कि भाई साहब के मुताबिक पश्तूनों ने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और ढलवानों में जंग लड़ी, न मौसम की परवाह की और न किसी तंग दस्ती की। कई लोग शहीद और जख्मी हुए, लेकिन कुछ भी उनके अज़ाइम पस्त ना कर सका। ऐसे में भारत को डर लगा कि अगर ये श्रीनगर तक पहुंच गए तो उनका पठानकोट और गुरदासपुर के रास्ते श्रीनगर तक पहुंचना मुमकिन नहीं रहेगा। लिहाजा हिंदुस्तान की सियासी व अस्करी क़ियादत हरकत में आ गई और महाराजा से इल्हाक के मुसव्वदे पर फौरी तौर पर दस्तखत वसूल करने के ऑर्डर जारी कर दिए गए। इसके अलावा पाकिस्तान की कबाइली इलाके कुरम एजेंसी में शलुजान नामी गांव से ताल्लुक रखने वाले हुसैन गुल नीम फौजी कुरम मलेशिया के फौजी और इस फोर्स के मेंबर थे। हुसैन गुल बताते हैं कि हम वहां हमला करने और पांडो नामी पहाड़ी चोटी पर दोबारा कब्जा करने गए थे, जिस पर खजा के दौरान इंडिया ने कब्जा कर लिया था। वो एक अच्छी फतह थी। हमने कश्मीर के काबिल जिक्र इलाके पर फतह हासिल कर लिया था, लेकिन फिर भी खासा गवा दिया था। इससे हमें सदमा पहुंचा था। ऐसा लग रहा था जैसे अपने घर का हिस्सा खो दिया हो। कारगिल के शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान के दादा गालिब ने भी कश्मीर जंग में हिस्सा लिया था। शेर खान के भाई अनवर शेर अपने दादा की बातों को याद करते हुए बताते हैं कि मुझे ज्यादा याद नहीं, लेकिन दादा अक्सर लाशों और श्रीनगर तक पहुंचने का कुछ किस्सा सुनाया करते थे। कश्मीर जंग के दौरान वो सवाबी के मोहम्मद शेर खान, जो डायरेक्टर मिली ऑपरेशन भी रहे, उनसे मिले और उनसे इतने मुतासिर हुए कि अपने नवासे का नाम कर्नल शेर खान रखा। अनवर शेर कहते हैं कि उनके दादा काफी अरसे तक घर से दूर रहे। इस दौरान दादी को अकेले ही घर और बच्चों को संभालना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद दादी ने दीगर पश्तून खवातीन की तरह कट्टन हालात में अपने शोहर का साथ दिया। अक्सर पश्तून खवातीन उन दोनों ये पश्तो का टप्पा गाया करती थी, सुरह सुरह पगोलो राशा दबिनंगी आवाज दे राम शमैना, जिसका तर्जुमा है कि गोलियों से चलनी सीना लेकर आ जाना, मगर ख्याल रहे कि कोई मुझे तुम्हारी बुज़दिली का ताना ना दे। अगर तारीख की सफात उल्टे जाए तो पता चलता है पश्तूनों ने बिला गर्ज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी होने की हैसियत से कश्मीर की जंग लड़ी। यही पश्तून
آج بھی جب بھی پاکستان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اپنے آپ کو ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہی پشتون قبائل کافی عرصے تک FCR جیسی جنگلی قانون میں جکڑے رہے، جس کی وجہ سے ان کے علاقوں میں کوئی ترقی نہ ہو سکی اور ان کے علاقوں میں یہی جنگل کا قانون لاگو رہا۔ لیکن شکر ہے کہ بالآخر ان کو اس قانون سے نجات مل ہی گئی۔ امید ہے کہ اب ان کو بھی پاکستان کی دیگر شہریوں کی طرح حقوق حاصل ہوں گے۔ جی دوستو، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ برائے مہربانی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ ہاں تو دوستو، امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بڑی پسند آئی ہوگی۔ ہم نے سنا کہ پشتونوں نے کس طرح کی قربانی دی ہے، ہمارے بااجداد نے اپنے ملک و قوم کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے۔ لیکن یہاں پاکستان میں ہم پشتونوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے کہ یہاں پہ اگر ترقی سے اگر کچھ لوگ رہتے ہیں، جو علاقہ رہتا ہے تو ہمارے ہی جو علاقے ہیں، پشتونوں کے علاقے، پورا خیبر پختونخوا کے بارے میں اگر دیکھیں تو کوئی بھی ایسی ترقیاتی کام نہیں ہوئے جہاں کے لوگ آگے ہوں۔ لیکن اگر دیکھے جائیں تو آرمی میں، جنگیں میں اور پاکستان کے لیے جان دینے کے لیے ہم پشتون ہی ہر جگہ حاضر ہوتے ہیں۔ اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ حقوق پاکستان کی ساری عوام کے حقوق ایک جیسے ہیں، سب مسلمانوں کے حقوق ایک جیسے ہیں اور یہ سب کو ملیں گے انشاءاللہ، یہ ہمارا یقین ہے۔ تو ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، تو جانے سے پہلے وہ لوگوں سے وہی گزارش کریں گے کہ میرے اس چینل شاہ خان قصوریہ کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ بھی ضرور کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ریئیکشن ویڈیو میں، تب تک کے لیے والسلام۔